हाँ जी दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल स्टोरीज बाय डी। एक ऐसा चैनल जहाँ पे आपका भाई सुनाता है आपको कुछ थ्रिलिंग, स्पाइन चिलिंग हॉरर स्टोरीज। और दोस्तों, आज की कहानी मैं लाया हूँ ल्यारी, पाकिस्तान से। अगर आपने धुरंधर मूवी देखी है तो आपने देखा होगा कि ल्यारी में बहुत ज़्यादा वायलेंस हुई थी, मारकाट हुई थी। तो मैंने सोचा कि ऐसी जगह जहाँ पे इतनी ज़्यादा वायलेंस, मारकाट, मर्डर, एक्सीडेंटल हुई हैं, वहाँ पे हॉन्टेड कहानियाँ कैसे नहीं होगी। तो मैंने और मेरी टीम ने काफ़ी डिटेल में रिसर्च करी और इतनी खतरनाक, इतनी ज़बरदस्त कहानी है ना कि आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। तो चलिए ले चलते हैं आपको ल्यारी की उन दहशत भरी गलियों में जहाँ पे पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ इतनी भी अनकॉमन नहीं है। ल्यारी पाकिस्तान के कराची का एक बहुत ही पुराना और बहुत ही डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है। ये अपनी पुरानी इमारतें, तंग गलियों के लिए जाना जाता है। सन 2000 से लेकर 2010 तक ये जगह पर्टिकुलरली बहुत पॉपुलर हो गई थी, बहुत फेमस हो गई थी अपनी वायलेंस, मारकाट और अपनी दहशत की वजह से। इस दौरान कुछ गैंग लीडर्स जैसे कि उजैर बलोच और रहमान टकैत, इन लोगों ने उस एरिया पे अपना दबदबा बना लिया था। इन गैंग्स के बीच में कंट्रोल के लिए लड़ाई होती थी और उसमें पिसते थे आम लोग। अगर आप वहाँ की लोकल रिपोर्ट्स, कहानियां वगैरह देखोगे तो वहाँ पे लोगों से इन्फॉर्मेशन निकालने के लिए, उनसे अपनी बात मनवाने के लिए उनको मारा जाता था, पीटा जाता था, अंधेरे कमरे में बंद कर दिया जाता था, टॉर्चर किया जाता था। आदमी नहीं, औरतों के साथ भी टॉर्चर किया जाता था। और लोग इतना डरे हुए थे, इतने घबराए हुए थे कि वो कोई कुछ बोल नहीं पाता था। रातों रात लोग गायब हो जाते थे, पता ही नहीं चलता था, कभी भी नहीं मिलते थे। उसके बाद वो उनका मर्डर करके उनको गायब कर दिया जाता था और कोई एक आवाज नहीं उठा सकता था। इस तरह का वहां पे सीन था, ऐसा माहौल था ल्यारी का। ल्यारी में ऐसे टॉर्चर हाउसेस बहुत सारे थे दोस्तों, और मैं ऐसे ही एक टॉर्चर हाउस जो कि मेन टॉर्चर हाउस था, उसकी कहानी आज आपको बताने वाला हूँ। टॉर्चर हाउस में ऐसे तो बहुत सारे लोगों के साथ जुल्म हुए, वायलेंस हुई, पर स्पेसिफिकली एक परिवार था। एक पुलिस में एक आदमी काम करता था, बिल्कुल सिंपल सा आदमी था, ना किसी से भिड़ता था, लड़ता था, अपनी जिंदगी में खुश था। वो आदमी था, उसकी वाइफ थी और उसका एक छोटा सा 8 साल का बच्चा था। पता नहीं किस वजह से रात को पूरे परिवार को उठा के ले जाया जाता है और उस टॉर्चर हाउस में पहुंचा दिया जाता है। उस टॉर्चर हाउस में फिर उनके साथ दरिंदगी करी जाती है। उस आदमी को इतना मारा जाता है, इतना मारा जाता है कि वो अपने सूध बूध खो देता है। उस आदमी के सामने उसकी वाइफ का मल्टीपल टाइम्स मल्टीपल लोग करते हैं। उसको इतना मारते हैं कि वो आदमी अपनी चोटों से ही धीरे धीरे मर जाता है। पति के मरने के बाद कई दिनों तक उसकी वाइफ के साथ इतनी दरिंदगी करी जाती है कि वो भी धीरे धीरे अपना दम तोड़ देती है। और सबसे दिल दहलाने वाली चीज है, वो 8 साल का बच्चा, दिन भर अपनी माँ से लिपट के रोता था कि मम्मी मुझे घर जाना है, अम्मी घर जाना है। धीरे धीरे उस बच्चे की आवाज भी आनी उस घर से बंद हो जाती है। इस टॉर्चर हाउस में सिर्फ ये एक परिवार नहीं, ऐसे 30-40 लोग एटलीस्ट थे जिनकी वहां पे जान गई थी। और बाकी पता नहीं कितने ही ऐसे किस्से होंगे, कितने ही ऐसे लोग होंगे जिनके बारे में तो लोगों को भी नहीं पता है, जिनकी वहां पे डेथ हुई होगी। खैर, हर जगह की जगह ल्यारी का माहौल भी बदला और वो टॉर्चर हाउस एकदम से छोड़ दिया गया। जहाँ पे लोग आते जाते रहते थे वो एकदम से सुनसान हो गया, मानो जैसे कि उस जगह को ऑपरेट करने वाले, उस जगह को चलाने वाले लोगों ने एक झटके में वहां से चले जाना ही बेटर समझा हो। खैर, वो लोग तो चले गए पर पीछे बहुत कुछ छोड़ गए। लोगों का कहना है कि उस घर में कई बार उन्हें हिलती हुई परछाइयां दिखती थी, जैसे अंदर कोई मूव कर रहा हो। जब आदमी हिलता है तो परछाई नहीं बन जाती दीवार में, बिल्कुल उस तरह से। कई बार उनको ऐसा लगता था कि कोई खिड़की से बाहर झांक रहा है, कोई मदद मांगने की कोशिश कर रहा है। आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को अक्सर रात में चीखों की आवाज आती थी, कभी आदमी की, कभी औरतों की और कभी छोटे बच्चों की। वहां के लोग कहते थे कि जो दीवारें हैं वहां की, उस पे इतने ज्यादा खून के निशान हैं कि दीवारों का रंग तक नहीं पता चलता। और वो जो खून के निशान थे वो ऐसे लगते थे मानो बिल्कुल ताजे हों। लोगों का ये भी कहना है कि जब वो उस टॉर्चर हाउस के बगल से गुजरते हैं तो उनको ऐसा महसूस होता है, ऐसा एहसास होता है जैसे उस घर के अंदर से कोई मदद की गुहार लगा रहा हो उनसे। पर वो पीछे मुड़ के नहीं देखते, कोई भी नहीं देखता। ल्यारी में ये बात फैल चुकी थी और लोगों ने डर के मारे उस गली से जाना बंद कर दिया था। जैसे वो घर था ना, सुनसान, एकदम सन्नाटा, अब वो पूरी गली वैसी बन चुकी थी। आज तक कोई वहां रहने की हिम्मत नहीं करता और जो लोग क्यूरोसिटी में पास तक चले जाते हैं वो भी बिना पीछे देखे लौट आते, क्योंकि ल्यारी का वो टॉर्चर हाउस अब सिर्फ एक छोड़ा हुआ मकान नहीं, बल्कि एक ऐसी जगह बन चुका है जहां हर दीवार, हर कमरा
और हर कोना एक खौफनाक कहानी छुपाए बैठा है और शायद अब भी किसी नए शिकार का इंतजार कर रहा है। दोस्तों, अब ये कहानी आगे बढ़ती है 3 दोस्तों के साथ। इनका नाम था इरफान, शाहवीर और उमेर। ये दोनों इस्लामाबाद के रहने वाले थे और ये लियारी आए थे लियारी एक्सप्लोर करने के लिए। इन तीनों ने सुना होता है कि लियारी सिर्फ अपने पास्ट के लिए नहीं बल्कि अपने टैलेंट, अपने कल्चर और अपने फूड के लिए बड़ा फेमस है। अभी तीनों लियारी एंटर करते हैं दिन में। लियारी में खूब चहल पहल होती है, लोग आ रहे जा रहे हैं, बातचीत हो रही है, कहीं गाने चल रहे हैं, बिल्कुल बिजी, एकदम बिजी मार्केट। अगर आप इंडिया से हो तो दिल्ली का जो चांदनी चौक है ना, बिल्कुल वैसा आप इमेजिन कर सकते हो सीन। जस्ट इमेजिन आप चांदनी चौक में पहुंचे हो, कैसा हसल बसल, भीड़ भाड़, चहल पहल महसूस होती है ना, बिल्कुल वैसा ही था लियारी। वो लियारी में थोड़ा अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि गलियों में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं। एक्चुअली लियारी को पाकिस्तान का फुटबॉल हब भी माना जाता है, वहाँ से बहुत सारे फुटबॉल टैलेंट्स भी निकले हैं। वो देखते हैं बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और बस वो फिर घूमते रहते हैं, गलियाँ गलियाँ एक्सप्लोर करते हैं। कहीं पे उन्हें कुछ दिखता है, कहीं पे उन्हें कुछ दिखता है और धीरे धीरे वो लियारी की फेमस स्ट्रीट फूड मार्केट पहुँच जाते हैं। वहाँ पे वो दबा के बिरयानी खाते हैं, निहारी खाते हैं, खूब सारा स्ट्रीट फूड खाते हैं। एंड देन उसके बाद आगे बढ़ चलते हैं और ज़्यादा लियारी को एक्सप्लोर करने के लिए। वो लोकल लोगों से खूब सारी बातें करते हैं, बहुत सारे वीडियोस बनाते हैं। अब खूब सारी हंसी मजाक, वीडियोस बनाना, इधर उधर डोलना, इसमें ही दिन खत्म हो जाता है और शाम होने लगती है। दिन तक जो लियारी का माहौल था ना, शाम होते ही वो कम्प्लीटली चेंज हो जाता है। वो सड़कें जो बहुत ही बिजी थी, चहल पहल थी, अब वो धीरे धीरे सुनसान होने लगती हैं। धीरे धीरे दुकानें बंद होने लगती हैं, लोगों की आवाज़ें धीरे धीरे गायब होने लगती हैं। ऐसा लगता है मानो जैसे जैसे सूरज डूब रहा है, एक खामोशी की चादर है जो लियारी को धीरे 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 ढक रही है। अब ये तीनों मस्ती के मूड में होते हैं तो ये एक चाय की टपरी पे पहुंच जाते हैं। ये देखते हैं कि उस चाय की टपरी में कुछ बुजुर्ग लोग बैठे हुए हैं और बातचीत कर रहे हैं। ये 3 भी वहाँ रुक जाते हैं, चाय वगैरह मांग लेते हैं और फिर उन बुजुर्ग लोगों के साथ बातें करने लगते हैं। उनको बताते हैं कि हम वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं और हम यहाँ से आए हैं, हम इस्लामाबाद से आए हैं। उन बुजुर्गों के कुछ किस्से वगैरह पूछने लगते हैं और आपस में खूब सारी बातें करने लगते हैं। अब ये सारे लोग बातचीत कर रहे होते हैं कि एकदम से शाहवीर बोलता है, अरे चाचा एक चीज़ तो बताओ यार, हमने सुना है लियारी में भूत वूत का बड़ा सीन है, यहाँ कोई भूत वूत वाली जगह है क्या? शाहवीर के सवाल का कोई जवाब नहीं देता। वहाँ पे जो खामोशी होती है ना, उस खामोशी से इन तीनों को बड़ा मजा आ जाता है। इनको लगता है कि इन्होंने कोई ऐसी चीज इनसे पूछ ली है जिससे इनकी अब हालत टाइट हो गई है। शाहवीर फिर से प्रेस करता है अपनी बात को, अरे बोलो ना चाचा, कोई तो जगह होगी यहाँ पे। शाहवीर के कई बार सवाल पूछने के बाद भी उसको कोई जवाब नहीं मिलता। तभी वहाँ एक छोटा सा लोकल बच्चा आता है। वो शाहवीर को कोने में ले जाता है और उसको एक पुराने घर के बारे में बताता है। वो शाहवीर को बताता है कि आपको जो चाहिए आपको उस घर में मिलेगा। और फिर ये तीनों एक्साइटेड हो जाते हैं और निकल पड़ते हैं उस पुराने घर के लिए। अब ये लोग चलते चलते ना एक पतली सी गली में पहुंचते हैं। जैसे उस लड़के ने बताया था एग्जैक्टली उस जगह पे अब आ चुके थे। उस लड़के के मुताबिक अब इस गली पे आगे बढ़ के ही इनको वो हॉन्टेड हाउस मिलना चाहिए। थोड़ी थोड़ी सी ना इरफान को घबराहट होने लगती है। इरफान थोड़ा सा ना हल्का सा अपना डर छुपाते हुए इनसे बोलता है, अरे सुनो, वो ना वीडियो बना के निकल लेंगे यहाँ से, यहाँ नहीं रुकना है यार, ये बड़ा अजीब नेगेटिव नहीं लग रहा तुम्हें जगह? तो वो दोनों हंसते इरफान को देख के कहते हैं, अरे तू डर मत, चल कुछ नहीं होता यार, ये सब चल। अब वो तीनों उस गली में आगे आगे चलते जाते हैं और वो गली ना और ज़्यादा सक्रिय होती जाती है, पतली होती जाती है धीरे धीरे, क्योंकि उस गली में कोई रह भी नहीं रहा होता है तो धीरे धीरे अंधेरा भी उस गली में बढ़ने लगता है। वो लोग चलते जाते हैं और वो जितने जितने आगे बढ़ते जाते हैं खामोशी और ज़्यादा बढ़ जाती है। उनको अपने फुटस्टेप्स के अलावा कोई और आवाज़ नहीं आ रही होती है। वो करीबन 100-150 कदम आगे चलते हैं तो उनके आगे पुराना टूटा हुआ मकान होता है। वो समझ जाते हैं कि यही है वो टॉर्चर हाउस, यही है वो मकान जिसके लिए वो यहाँ पे आए हैं। उस घर के आगे वो तीनों जब खड़े होते हैं तो कहीं ना कहीं हल्का फुल्का तो उनको घबराहट होने लगती है। वो पीछे मुड़ के देखते हैं और वो गली बिल्कुल सुनसान होती है, ना आदमी ना जानवर ना ही रोशनी, एकदम सन्नाटा और अंधेरा। और सामने उनके खड़ा होता है एक पुराना सा टूटा हुआ घर जो शायद अपनी एग्जिस्टेंस, अपने अस्तित्व को खो चुका है। उनके सामने जो दरवाजा था वो पुराना लोहे का गेट था, पूरी तरह से जंग लगा हुआ, जिसे देख के लगता था कि सालों से किसी ने उसे हाथ तक नहीं लगाया। गेट पे जगह जगह पे गहरे भूरे और काले धब्बे थे जो कि टॉर्च की रोशनी में ना कुछ अलग ही लग रहे थे, जैसे कुछ पुराना सूख चुका हो। इरफान ने उस गेट को धक्का दिया
और उसके बहुत हल्के से धक्के में ही वो दरवाजा एक अजीब सी डरावनी सी आवाज करते हुए खुल गया, मानो जैसे वो इनका ही इंतजार कर रहा हो। घर के अंदर कदम रखते उनको ठंडी हवा महसूस हुई। वो हवा इतनी भारी थी जैसे उनको सांस लेने में मुश्किल होने लगी हो। इरफान ने अपनी टॉर्च दीवार पे मारी और उसने देखा कि दीवारों पे बहुत गहरे स्क्रैच मार्क्स थे। कुछ जगह लोहे के हुक्स लगे हुए थे और एक कोने में पुरानी जंजीर लटक रही थी जो कि हिल भी नहीं रही थी। शाहवीर थोड़ा घबराया हुआ था, पर उसने अपने डर को ना अपनी हंसी में छुपाते हुए बोला, दोस्तों ये बिल्कुल मूवी जैसा सेटअप नहीं लग रहा। वो तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं तो उनको किचन मिलता है। वो किचन बड़ा अजीब था। उस किचन में सब सामान बिखरा हुआ था, जमीन पे बर्तन बिखरे हुए थे, एक चूल्हा था पुराना सा जो उल्टा पड़ा हुआ था, और कुछ प्लेट थी जिसमें शायद वो खाना था जो कि सूख के कोयले जैसा हो चुका था। मानो ऐसा लग रहा हो जैसे कोई खाते खाते उठ गया हो और फिर कभी वापस ना आया हो, और वो खाना उस प्लेट में कई सालों से जमते जमते सड़ते सड़ते कोयला बन चुका हो। जमीन पे कुछ कपड़े भी पड़े हुए थे, कुछ फटे हुए, कुछ गंदे दाग वाले। समझ में आ रहा था कि कुछ तो हुआ था इस घर में जिससे इन कपड़ों का ऐसा हाल हो गया था। यार पता नहीं क्या हुआ होगा ना इस घर में, यार मेरा तो ना दिल दहल रहा है, शाहवीर बोलता है। पर वो दोनों शाहवीर की बात को नजरअंदाज कर देते हैं। वो जैसे ही घर में थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, उस घर में उन्हें बहुत कुछ ऐसी अजीब सी चीजें दिखने लगती हैं जिसके बाद वो थोड़े सीरियस हो जाते हैं। ये तीनों अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं और ये दीवारों पे वो खून के धब्बे वगैरह देखते हैं। वो देख के इनको थोड़ी सी घबराहट होने लगती है। उमेर बोलता है, दोस्तों वीडियो बनाओ और निकलते हैं यार यहाँ से, ये अजीब सा लग रहा है। जैसे उमेर ये बोलता है, पीछे से उसको एक आवाज आती है जैसे कि कोई दरवाजा बंद हुआ। उमेर एकदम से पीछे मुड़ता है, उसका चेहरा सफेद पड़ जाता है। वो बोलता है, तुमने सुना वो भाई, तुमने सुना वो, तुम्हें आई वो आवाज? हाँ यार आवाज आई, हवा से बंद हो गया होगा। उमेर तू कितना फट्टू है, इरफान बोलता है। पर इरफान को ही पता था कि ये हवा से तो नहीं हुआ, क्योंकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। अभी तीनों कुछ पलों के लिए शांत हो जाते हैं। ये इतने चुप हो जाते हैं कि इन तीनों को बस अपने सांस लेने की आवाज आ रही होती है, बस। उस गहरी खामोशी के बाद शाहवीर बोलता है, यार अल्लाह बचाए, गलती हो गई, यहाँ क्यों ही आ गए यार, चलो यहाँ से निकलते हैं। और जैसे ही शाहवीर बोलता है, दूर उनको कुछ एक आवाज सी आती है, जैसे लोहा लोहे से रगड़ता है ना, इस तरह की, और इनके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। शाहवीर एकदम से उस तरफ टॉर्च घुमाता है जहां से आवाज आई थी, पर वहां पे कोई नहीं था। शाहवीर वापस टॉर्च अपनी तरफ करता है तो वो देखता है कि उनके ठीक सामने एक फ्रेश गीला जूते का जमीन पे फुटप्रिंट बना होता है, एक छाप बना होता है। ये तीनों कुछ बोलते नहीं है, बस एक दूसरे को देखते हैं और बस वो ये अज्यूम करते हैं कि शायद इनका ही पैर कहीं कीचड़ वीचड़ में लग गया होता है। ये एक कदम आगे चलते हैं और ये देखते हैं कि इनमें से किसी के भी जूते में कीचड़ या पानी नहीं लगा हुआ होता। तो निशान कहाँ से आया? अब इन तीनों का मजाक खत्म हो चुका था। ये समझ चुके थे कि ये कहीं तो फंस गए हैं। ये तीनों एक दूसरे को देखते हैं बिना बोले, और बस ये उस खामोशी में ही खोए हुए होते हैं कि इनको दूर से एक आवाज आती है, एक बच्चे की, जैसे शायद वो चिल्ला रहा हो, अम्मी अम्मी। वो आवाज इतनी तेज भी नहीं थी कि उसे हर कोई सुन लेता, पर हाँ इन तीनों को वो सुनाई देती है एक साथ, और इन तीनों की हालत खराब हो जाती है। कुछ पलों बाद इनको फिर से वो आवाज आती है, अम्मी। इस बार ऐसा लगता है जैसे घर के बाहर से कोई आवाज लगा रहा हो, और ये तीनों सांस लेते हैं। इनको लगता है यार कोई बाहर आया होगा। अब ये तीनों जैसे ही आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, इनकी टॉर्च की रोशनी दीवार पे पड़ती है, और दीवार पे जो ये देखते हैं, इसके बाद इनकी जान निकलने को हो जाती है। ये देखते हैं कि दीवार के पुराने सूखे हुए दाग धीरे धीरे गीले होने लगते हैं, और उन्हीं निशानों से लाल खून रिसना शुरू हो जाता है, बिल्कुल उनकी आंखों के सामने। उमेर पीछे हट के चीखता है, ये क्या है, ये क्या है, देख देख। तीनों घबरा के तुरंत बाहर भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन जब वो दरवाजे पे पहुंचते हैं, वही पुराना जंगल का दरवाजा वो बहुत जोर से बंद हुआ मिलता है। वो तीनों बहुत कोशिश करते हैं, बहुत दम लगाते हैं, पर उस दरवाजे को नहीं खोल पाते। खुलना तो छोड़ो, वो दरवाजे को हिला तक नहीं पाते। और ये समझ में नहीं आता है कि ये दरवाजा क्या ये हवा से बंद हुआ है या किसी ने इन्हें अंदर बंद कर दिया है। ये तीनों दरवाजे को पकड़ के खोलने की कोशिश ही कर रहे होते हैं कि तभी इनको अपने पीछे से हल्की सी सिसकियों की सी आवाज आती है। ये बहुत घबरा जाते हैं और धीरे धीरे ये पीछे की तरफ मुड़ते हैं, और जब ये पीछे मुड़ते हैं तो ये देखते हैं कि अंधेरे के बीच उन्हें एक छोटा सा बच्चा खड़ा दिखाई देता है। और ये बच्चा और कोई नहीं, ये वही बच्चा होता है
जिसने इन्हें चाय की टपरी से यहाँ भेजा होता है। पर जब ये बच्चा चाय की टपरी पे इन्हें मिला था तो वो एकदम सही था। अभी उसका जिस्म पूरा जख्मों से भरा हुआ था, उसके हाथों पे गहरे निशान थे, पीठ पे मार के निशान थे। लग रहा था जैसे किसी ने जंजीरों से इसे पकड़ के बांधा है और जंजीरों से इसे मारा है। वो बच्चा धीरे धीरे रो रहा होता है, उसकी आवाज कमजोर और टूटी हुई होती है। वो कह रहा होता है, अम्मी अब्बू कहती है। इरफान की आवाज ही नहीं निकलती और शाहवीर बस उसे घूर रहा होता है, जैसे समझ ही नहीं पा रहा होता वो कि वो सच देख रहा है या सपना। और तभी अचानक से शाहवीर की कमीज को कोई पीछे से जोर से पकड़ लेता है। शाहवीर गुस्से में मुड़ता है और बोलता है, पागल हो गया यार, कमीज पकड़ रहे हो। और फिर वो देखता है कि उसके दोनों दोस्त तो उससे काफी दूर खड़े हैं और उसके दोस्तों के चेहरे पे डर दिख रहा होता है। हमने नहीं पकड़ा, उमेर हल्के से बोलता है। इसी बीच हवा में एक और आवाज गूंजती है। इस बार वो एक औरत की चीख होती है, रोती हुई दर्द भरी चीख। तीनों ने अपने मोबाइल की टॉर्च ऑन करी होती है और एक एक करके तीनों की फोन की बैटरीज डेड हो जाती हैं। कुछ ही सेकंड में सब कुछ पिच ब्लैक हो जाता है, कंप्लीट डार्कनेस। ये तीनों एक दूसरे के बिल्कुल पास खड़े होते हैं, इनकी सांसें तेज चल रही होती हैं और दिल जोरों से धड़क रहा होता है। यहाँ तक जो कुछ भी इनके साथ हुआ ये कल्पना से भी परे था, पर अब जो इनके साथ होने वाला था वो इन सबसे ज्यादा डरावना था। शाहवीर कुछ एकदम से बोलने लगता है, वो धीरे धीरे कुछ बोल रहा होता है, पर वो आवाज शाहवीर की नहीं होती। उसके मुंह से निकलने वाली आवाज एक औरत की सी आवाज होती है, दर्द भरी टूटी हुई आवाज। और वो लियारी की लोकल लैंग्वेज में कुछ बोल रहा होता है, मना आइचा से बाहर कर, मतलब कि मुझे यहाँ से बाहर निकालो। और शाहवीर ये बात बार बार बोल रहा होता है इरफान की तरफ देख के। इरफान और उमेर का खून जम जाता है। शाहवीर की आंखें बिल्कुल सीधी टिकी होती हैं, बिना झपकाए, जैसे उसके अंदर से कोई और देख रहा हो। उस जगह में मानो अंधेरा और गहरा हो जाता है। इरफान और उमेर इतना डर चुके होते हैं कि वो कंट्रोल खो देते हैं। वो बस अंधेरे में अपने हाथ पैर मारते हुए दौड़ते टूटी हुई खिड़की तक पहुंचते हैं। किसी तरह वहां से अपने आप को बाहर करते हैं और कूद मार देते हैं। ये दोनों तो बाहर निकल आते हैं, पर शाहवीर अंदर ही रह जाता है, वो बाहर नहीं आता। बाहर आके वो दौड़ते हैं और उसके बाद वो सीधा पुलिस के पास जाते हैं। पर हैरानियत की बात यह है कि वहां के लोकल लोग और वहां की पुलिस दोनों ही बिल्कुल साफ साफ मना कर देते हैं। उनके पास अब और कोई ऑप्शन नहीं बचता है। वो पूरी रात जैसे तैसे काटते हैं, देन सुबह उसी घर के आगे जाके खड़े हो जाते हैं और वहां से जोर जोर से शाहवीर के नाम की आवाजें लगाते हैं। वो आवाज लगाते जाते हैं, लेकिन अंदर से कोई आवाज नहीं आती, ना कोई आवाज, ना कोई चीख, ना कोई हलचल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। डर और शॉक में डूबे हुए ये दोनों उस चाय की टपरी पे दोबारा वापस जाते हैं। चाय की टपरी पे वो लोगों से पूछते हैं, वो उनको बताते हैं कि कल ऐसे एक लड़का आया था, उसने हमें बताया था। वहां पे बैठे सारे लोग उनको अजीब नजरों से देखने लगते हैं। यहाँ ऐसा कोई लड़का नहीं आता, हमने कभी नहीं देखा, वहां पे बैठे बुजुर्ग बोलते हैं। इरफान और उमेर बस एक दूसरे की तरफ देखते हैं और वो अंदर से टूट चुके होते हैं। इरफान और उमेर अब किसी तरह खुद को संभालते हुए वापस इस्लामाबाद आते हैं, पर उनके चेहरे पे लिखा हुआ डर सब कुछ बयां कर रहा होता है। वो सीधे शाहवीर के घर जाते हैं। शाहवीर के घर जाके वो सारा सच बताते हैं। तो पहले तो किसी को यकीन ही नहीं होता, लेकिन उनकी हालत देखकर घर वालों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। बात तुरंत पुलिस तक पहुंचाई जाती है और अगले ही दिन लियारी में इन्वेस्टिगेशन के लिए टीम भेजी जाती है। दिन के उजाले में जब उस टॉर्चर हाउस के अंदर पुलिस जाती है, सब कुछ वहां पे बहुत नॉर्मल लग रहा होता है, जैसे एक पुराने मकान में होता है। एक पुराना टूटा हुआ मकान, ना कोई आवाज है, ना कोई दर्द, ना कोई चिल्लाहट, बस वही खामोशी और टूटी हुई दीवारें। उस मकान में सब कुछ इतना सामान्य था जैसे एक रात पहले वहां पे कुछ हुआ ही ना हो। पुलिस आसपास के इलाकों में भी तलाश करती है, गलियों में पूछताछ होती है, लेकिन शाहवीर का कोई पता नहीं चलता। दिन बीतने लगते हैं और धीरे धीरे शाहवीर की मिलने की उम्मीदें टूटने लगती है। आखिरकार पुलिस भी अब शाहवीर के घर वालों को फाइनली बता देती है कि अब उसके मिलने की कोई उम्मीद नहीं है। ये सुनते ही शाहवीर की माँ टूट जाती है और उसके बाप की आंखों में खामोशी भर जाती है और उसके घर का हर कोना दुख में डूब जाता है। उसके भाई बहन चुप हो जाते हैं, जैसे घर से आवाज ही चली गई हो। कुछ दिन बाद मजबूरन उसे मरा हुआ मान लिया जाता है और उसके लिए तमाम रस्में और रिचुअल्स किए जाते हैं, बिना किसी निशान के, सिर्फ यादों के सहारे। लोग तसल्ली देते हैं, पर सबके मन में ये एक सवाल रह जाता है कि आखिर उस रात शाहवीर के साथ हुआ क्या। और सबसे डरावनी बात कि अगर वो मरा नहीं तो फिर वो है कहाँ। शाहवीर के गायब होने के बाद जिंदगी धीरे धीरे नॉर्मल होने की कोशिश करती है, लेकिन इरफान और उमेर के लिए सब कुछ बदल चुका होता है।
पहले कुछ दिन तक सिर्फ खामोशी होती है, लेकिन फिर रातों में अजीब ख्वाब आने लगते हैं। इरफान को एक रात सपने में वही छोटा बच्चा दिखता है, वही जख्मों से भरा जिस्म, वही रोती हुई रूह। आखिर इस बार वो ल्यारी के उस घर में नहीं, बल्कि इरफान के अपने कमरे के कोने में खड़ा होता है, और उसके पीछे अंधेरे में शाहवीर खड़ा होता है। शाहवीर की हालत पहले से भी ज्यादा खराब होती है। उसका शरीर जख्मों से भरा होता है, कपड़े फटे होते हैं, चेहरा पीला पड़ा होता है और आंखों में आंसू होते हैं। और फिर बस वो हाथ बढ़ाकर धीरे से कहता है, हमें यहाँ से निकालो। और फिर इरफान की नींद खुल जाती है, वो चीख के उठता है और वो पूरा पसीने में भीग चुका होता है। सबसे सरप्राइजिंग बात ये होती है कि दूसरी तरफ उमेर भी यही सब सपना देख रहा होता है, सेम सपना। अगली सुबह जब वो दोनों मिलते हैं तो बिना कहे ही समझ जाते हैं कि जरूर ये कुछ बहुत गलत हो रहा है। धीरे धीरे अपने सपनों की बातें वो एक दूसरे को बताते हैं और हर एक डिटेल मैच करती है। वही बच्चा, वही शाहवीर, सेम शाहवीर की सिचुएशन, वही आवाज। दोनों बहुत घबरा जाते हैं, उनका खून ठंडा पड़ जाता है। दोनों ये डिसाइड करते हैं कि ये जो कुछ भी है ये वो किसी से डिस्कस नहीं करेंगे, किसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको ये डर होता है कि ये बात उनकी कोई यकीन ही नहीं मानेगा। और क्या पता अगर ये बात वो किसी को बताएं, क्या पता ये जो चीजें हैं इनके साथ और ज्यादा बढ़ जाए। लेकिन खौफ यहाँ नहीं रुकता। वो बच्चा जो पहले इनके सपनों में आ रहा था, अब इनको दिन दहाड़े खुली आंखों से भी दिखने लगता है। कभी वो घर के दरवाजे के पास खड़ा होता, कभी अंधेरे कोने में चुपचाप देखते हुए, और हर बार उसके पीछे शाहवीर होता था, बस रोता हुआ, कमजोर, जैसे धीरे धीरे खत्म हो रहा हो वो। इरफान एक बार उस बच्चे के पास जाने की कोशिश भी करता है, लेकिन पलक झपकाते ही वो गायब हो जाता। उमेर के साथ भी वही हो रहा होता है। अब दोनों इतना डर चुके होते हैं कि रात को सोने से भी डरते हैं। आखिरकार जब डर हद से ज्यादा पार हो जाता है तो वो दोनों मिलकर एक फैसला लेते हैं। वो एक मौलवी के पास जाते हैं, क्योंकि अब तक उनको ये समझ आ चुका होता है कि ये सिर्फ यादें नहीं है, ये कुछ और ही है। अब अगली रात उमेर खुद को संभालने के लिए, खुद को बचाने के लिए एक रास्ता चुनता है, इबादत का रास्ता। उमेर रात के वक्त मस्जिद जाता है, जहाँ से लोग अब नमाज पढ़ के धीरे धीरे घर वापस जा रहे होते हैं, पर वो वहीं रुक जाता है तरावी पढ़ने के लिए। लोग वहां से जा चुके थे और मस्जिद में अब सिर्फ हल्का सा रोशनी का नूर था और गहरी खामोशी थी। नमाज के बाद जब वो अकेला बैठा था, तभी अचानक मस्जिद का बड़ा गेट धीरे से खुलने लगता है। उमेर ने पलट के देखा, लेकिन कोई अंदर ही नहीं आया। उसने सोचा शायद कोई देर से आया होगा, लेकिन कुछ लम्हों बाद जब कोई भी नजर नहीं आया तो उसका दिल हल्का सा बेचैन होने लगा। तभी सामने वुजू के एरिया में पानी बहने की आवाज आने लगती है। टैप खुला हुआ था और पानी लगातार गिर रहा था, जैसे कोई उसे यूज कर रहा हो। उमेर ने पहले इग्नोर किया, पर फिर जब वो आवाज रुकने का नाम नहीं ले रही थी तो वो उठ के जाता है और वो देखता है कि वहां पर टैप खुला हुआ है, पर उस टैप के अराउंड आसपास कोई भी नहीं था। ना कोई आदमी, ना कोई हरकत, बस खुले हुए टैप से बहता हुआ पानी और मस्जिद का खुला हुआ गेट। अब डर उसके दिल में गहरा हो चुका था। उमेर बिना पीछे देखे, दिल में बस अल्लाह का नाम लेते हुए मस्जिद से बाहर निकल आता है। घबराहट में रात उसे और भी ज्यादा सुनसान लग रही थी। वो तेज तेज चलता है और अपने घर की तरफ जाने लगता है। वो जल्दी जल्दी घर की तरफ बढ़ रहा था कि रास्ते में एक जगह कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। आधी बनी दीवार, लकड़ी के पट्टे और ऊपर लटकती हुई भारी बीम। जैसे ही वो उस जगह से गुजरता है, ऊपर से लटकती हुई भारी लकड़ी की बीम उसके सर पे गिरती है और इससे पहले उमेर कुछ संभल पाता उसकी सांसें थम जाती हैं। आसपास के लोग दौड़ के वहां आते हैं, शोर मचता है और फिर एक इंसान उसके फोन से उसके घर पे कॉल करता है। कुछ देर में इरफान भी वहां पहुंच जाता है, सांसें फूली हुई और आंखों में डर और यकीन के बीच लड़ता हुआ। इरफान की नजर उमेर पे जम जाती है, उसका जिस्म सुन पड़ जाता है और इसी बीच हवा में एक पहचानी हुई खुशबू उसको आती है, इत्र की खुशबू। ये तो वही इत्र है जो शाहवीर लगाया करता था। इरफान धीरे से पीछे हटता है, उसकी सांसें तेज हो जाती हैं, क्योंकि अब उसे समझ में आ रहा होता है कि ये सब खत्म नहीं हुआ, ये अभी शुरुआत है। उमेर की मौत के बाद सिर्फ एक ही बात थी जो इरफान के अंदर गूंज रही थी कि अब अगला नंबर उसी का है। उसका जो डर था ना, अब वो अंधेरे और यादों तक सीमित नहीं रहा था, बल्कि अब उसे महसूस होने लगा था जैसे उसका कोई इंतजार कर रहा है। कुछ दिन तक वो उस डर को अपने अंदर समेटे रहा, पर आखिरकार वो टूट गया और उसके बाद उसने घर वालों को सब कुछ सच सच बता दिया। लियारी का वो घर, शाहवीर का गायब होना,
उमेर की मौत, सब कुछ। इसके बाद उसके घर का माहौल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। रोज कुरान खानी होने लगती है। लोग घंटों तक तस्बीह पढ़ते, दुआ करते कि इरफान महफूज रहे। उसके घर के बाहर निकलने तक से मना कर दिया गया था। दरवाजों पर दुआएं पड़ी जाती और कोने में तिलावत की आवाज गूंजती रहती। फिर एक बार घर पे मौलवी साहब को बुलाया जाता है। घर पे आते ही बिना किसी से कुछ कहे, बिना कुछ सुने, बिना कुछ सवाल पूछे उन्होंने एक अजीब सी बात कह दी, यहाँ मेहमान है। और ये सुन के घर वाले बड़े हैरान हो जाते हैं। मौलवी साहब ने धीरे से एक अंधेरे कोने की तरफ देखा। ये वही कोना था जहाँ इरफान को भी कई बार परछाइयां हिलते हुए दिखती थी। मुझे उस कोने में एक छोटा बच्चा और एक लड़का दिखाई दे रहा है, वो चुपचाप यहाँ घूर रहे। ये सुन के इरफान का दिल बैठ गया। वो समझ चुका था कि वो बच्चा और शाहवीर अब उसके घर तक आ चुके हैं। मौलवी साहब कहते हैं, अभी तुम महफूज हो, पर ये ज्यादा देर तक नहीं टिकेगा अगर हमने रोक नहीं लगाई तो। उन्होंने इरफान को एक तावीज दिया। उससे कहा कि वो हमेशा अपने पास रखे और घर के दरवाजे के लिए भी एक तावीज बांध दिया। फिर इरफान को घर के हॉल वाले कमरे में शिफ्ट किया गया, जहां दिन रात मस्जिद और मदरसे के बच्चे आकर कुरान की तिलावत करते रहते थे। घर का हर लम्हा इबादत में बदल गया। इसके बाद धीरे धीरे हालात बदलने लगे। इरफान को शाहवीर दिखना अब कम हो गया था। वो बच्चा भी धीरे धीरे नजर आना कम हो गया, लेकिन जो उसके अंदर बस चुका था वो अभी कहीं नहीं गया था। इरफान जब सोने जाता तो पहले तो उसे नींद आती नहीं थी, और जब नींद आती तो वो बहुत ही भयानक होती थी। कई बार वो स्लीप पैरालिसिस का शिकार होता था। आंखें खुली, जिस्म बिल्कुल जम जाता था उसका, आवाज नहीं निकलती और उसे महसूस होता कि जैसे कोई उसके सीने पे बैठा है। सांस रुकने लगती, दिल तेज धड़कता, लेकिन वो हिल नहीं पाता। ऐसे ही एक रात उसने सबसे डरावना ख्वाब देखा। उसने अपने ख्वाब में देखा कि वो कमरे में है अपने, वो सो रहा है और वो खुद को सोते हुए देख रहा है। ऐसा लग रहा था मानो जैसे दो इरफान, एक सोया हुआ और एक खड़ा हुआ। धीरे धीरे वो दूसरा इरफान आगे बढ़ता है और आगे जाके अपने ही खुद के सोए हुए जिस्म के बगल में बैठ जाता है और फिर अपने ही हाथों से अपना गला दबाने लगता है। सोया हुआ इरफान तड़प रहा होता है, पर एक आवाज नहीं निकल पा रही होती है। फाइनली इरफान की नींद खुलती है और वो चीखते हुए उठता है। सारे घर वाले भाग के उसके पास आते हैं और फिर वो उसके बाद आयतें पढ़ना शुरू करते हैं। थोड़ी देर बाद धीरे धीरे इरफान शांत हो जाता है। इरफान को फिर से स्लीप पैरालिसिस का अटैक हुआ होता है और ये उसकी लाइफ का आखिरी स्लीप पैरालिसिस अटैक होता है। शायद वो ताबीज अब अपना काम करने लगी थी, या इरफान इतना ज्यादा इबादत में डूब गया था कि ये चीजें धीरे धीरे कम होने लगी थी। इरफान घर पे रहता, नमाज पढ़ता और 24/7 अल्लाह को याद करता। कुछ हफ्तों बाद सब कुछ ठीक होने लगा, कम से कम ऊपर से तो सही। ना ही इसके बाद उसको शाहवीर दिखा और ना ही वो बच्चा, पर इरफान कभी नॉर्मल नहीं हो पाया। इरफान की आंखों के नीचे हमेशा थकान रहती थी। उसकी हंसी में भी डर छुपा होता था। उसने घर से बाहर निकलना बहुत कम कर दिया था, नए दोस्त बनाना बंद कर दिया था और पुरानी बातें करना तो बिल्कुल छोड़ ही दिया था, क्योंकि उसे पता था एक छोटी सी क्यूरियोसिटी, एक छोटा सा मजाक, सिर्फ एक चलो देख के आते हैं इन्हें, उससे उसके बचपन के दोनों दोस्त छीन लिए थे। और अगर उस दिन मौलवी साहब ना आते तो क्या पता अभी इरफान खुद जिंदा भी नहीं होता। दोस्तों, लियारी का वो टॉर्चर हाउस अभी भी आज भी वहीं पे है और शायद अपने किसी नए शिकार के इंतजार में है। कहते हैं हर शहर के कुछ राज होते हैं, लेकिन लियारी का ये राज उनमें से है जिसे जानना ही सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। इरफान की कहानी सिर्फ एक हॉरर स्टोरी नहीं, बल्कि एक सख्त हकीकत थी कि हर चीज जो एक्सप्लोर करने लायक लगती है, जरूरी नहीं कि वो सेफ भी हो। कुछ जगहें सिर्फ जगह नहीं होती, वो दर्द, जुल्म और अधूरी कहानियों का बोझ होती है, जो वक्त के साथ और गहरा होता जाता है। लोग अक्सर थ्रिल्स, व्यूज और मजाक के चलते ऐसी जगहों पे चले जाते हैं, बिना जाने कि उन जगहों ने क्या क्या देखा होगा, क्या क्या सहा होगा और क्या क्या वहां पे अभी भी रह रहा होगा। इरफान ने सब कुछ खो दिया, अपने दोस्त, अपनी नींद, अपनी नॉर्मल जिंदगी। क्यों? सिर्फ उस एक फैसले की वजह से, वो एक मजाक की वजह से। तो दोस्तों, ये थी लियारी के टॉर्चर हाउस की कहानी। एंड अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस कहानी को शेयर भी कर दीजिए। आप मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, क्या मैं लियारी के 1-2 और ऐसे किस्से लेके आऊँ? क्योंकि लियारी पे जब मैंने रिसर्च करी ना भाई, लियारी शुड बी द हॉन्टेड कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। और बहुत ही ऑब्वियस बात भी है, जहाँ पे इतनी मारकाट, मर्डर, टॉर्चर, इतना कुछ हुआ हो, अगर वो जगह हॉन्टेड नहीं होगी, अगर वहाँ पे कुछ घर पैरानॉर्मल एक्टिविटीज से भरे हुए नहीं होंगे, तो मुझे नहीं पता दुनिया में कहाँ होंगे। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।